मुझे याद है ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन मॉक टेस्ट सीरीज़ जो कि लिया करते थे जब हम रिवीजन के समय। वो कहा करते थे कि मॉक टेस्ट सीरीज़ में अगर कोई सवाल ना बने तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल के पीछे का कंसेप्ट आप इस टेस्ट सीरीज़ के बाद इतने अच्छे से समझिए कि फ्यूचर में कभी भी अगर वो सवाल आए उस कंसेप्ट से रिलेटेड तो उस समय वो सवाल बन जाना चाहिए, उस समय गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, शीट मेटल ऑपरेशंस, ठीक है, चलो बाद में कर लेंगे उसको। शीट मेटल ऑपरेशंस, शीट मेटल ऑपरेशंस में जो कॉमन ऑपरेशंस हैं, पहला पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। शीट मेटल ऑपरेशंस, पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। सेकंड, बेंडिंग एंड थर्ड, डीप ड्राइंग। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो शीट मेटल ऑपरेशंस में आते हैं वो आते हैं पंचिंग और ब्लैंकिंग में। क्या होता है ऑपरेशन पंचिंग और ब्लैंकिंग का? पंचिंग और ब्लैंकिंग क्या अंतर होता है इसमें? कुछ अंतर होता है क्या? देखो, ये देखो, होता क्या है प्रोसेस, पहले अपन ये समझ लेते हैं। सबसे पहले मेरे को चाहिए एक डाई। डाई के ऊपर हमने रख दिया अपनी शीट को। एंड देन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द शीट यूजिंग अ पंच। पंच से हम इस शीट को हिट करेंगे, करेक्ट है? तो ये शीट में कौन सा फोर्स आएगा? बेंडिंग आएगा। बेंडिंग कहाँ से आएगा भैया मेरे? कुछ नहीं, तुम लोग यार बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो यार। कहाँ से आ रहा है रिएक्शन? यहाँ से आएगा रिएक्शन शीट पे, और फोर्स यहाँ पे आ रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो कौन सा फोर्स आएगा? शेयर फोर्स, करेक्ट है? इस शेयर फोर्स के कारण आपकी शीट जो है वो फेल होगी, करेक्ट है? तो पंचिंग हो या ब्लैंकिंग, ऑब्जेक्टिव सेम है। मतलब ऑब्जेक्टिव सेम नहीं, ऑब्जेक्टिव अलग है, वो अपन डिस्कस करेंगे। पंचिंग हो या ब्लैंकिंग, काम मेरे को एक ही करना है कि शीट में मेरे को होल करना है। पंचिंग में भी वही काम करना है और ब्लैंकिंग में भी वही काम करना है, शीट में होल करना है। तो फिर पंचिंग और ब्लैंकिंग अलग अलग कैसे हुआ? चलिए देखते हैं। पंचिंग और ब्लैंकिंग ऑपरेशन सेम है, लेकिन दोनों में ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। पंचिंग एंड ब्लैंकिंग दोनों में ऑब्जेक्टिव आपका अलग अलग है। अगर मैं पंचिंग की बात करूं
या पहले ब्लैंकिंग लिख लेते हैं। ब्लैंकिंग शीट रिमूव फ्रॉम, सॉरी, मटेरियल रिमूव फ्रॉम, material removed from the sheet is useful product and sheet is scrap, sheet is scrap। यानी कि बच्चों, अगर आप ब्लैंकिंग ऑपरेशन कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये शीट में से आपको एक मटेरियल, एक पीस ऑफ मटेरियल आपको रिमूव करना है। यह ऑपरेशन, ब्लैंकिंग ऑपरेशन आप क्यों परफॉर्म कर रहे हो? शीट में होल करने के लिए। ये ब्लैंकिंग ऑपरेशन आप क्यों परफॉर्म कर रहे हो? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? शीट में होल करना? नहीं, यहां पे आपको ऑब्जेक्टिव है कि शीट में से एक पीस ऑफ मटेरियल को रिमूव करना है, और जो रिमूव मटेरियल है वो मेरा प्रोडक्ट है। और शीट से चूंकि आप मटेरियल रिमूव कर चुके हो तो शीट जो है वो स्क्रैप में चली जाएगी। करेक्ट है। पंचिंग में ऑब्जेक्टिव उल्टा हो जाता है। पंचिंग हाँ, शीट फ्रॉम विच sheet from which material is removed, material is removed is useful product, product, while removed part, removed part is scrap, removed part is scrap। तो दोनों ऑपरेशन मेरे को दिख तो सेम रहे हैं, बट दोनों में हमारा ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। पंचिंग में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? पंचिंग में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? शीट में छेद करना। ब्लैंकिंग में शीट से पीस को रिमूव करना। यानी कि पंचिंग के केस में जो आपकी शीट है वो आपका प्रोडक्ट है, जबकि ब्लैंकिंग के केस में जो मटेरियल यहां से रिमूव हुआ है, जो डिस्क यहां से रिमूव हुई है, दैट विल बी द यूजफुल प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? दोस्तों, जब भी आप पंचिंग या ब्लैंकिंग ऑपरेशन करते हो, जब भी आप पंचिंग या ब्लैंकिंग ऑपरेशन करते हो, क्लियरेंस इज नीडेड। क्लियरेंस इज नीडेड इसका मतलब कि ऑलवेज डाई इज slightly larger in size than punch. Die is slightly larger than size in size than punch. बोलने का मतलब कि डाई और पंच जो है वो एग्जैक्टली सेम डायमीटर के नहीं होंगे। डाई हमेशा पंच से बड़ी होगी। क्लियर? अब यहां पे अच्छा, क्लियरेंस होता क्या है? क्लियरेंस होता है रेडियस ऑफ डाई माइनस रेडियस ऑफ पंच। क्लियर?
इन पंचिंग क्लियरेंस, ये चीज अपने को याद रखनी है, क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड। भाई तू मेरा टेस्ट लेने के लिए आया क्या यहाँ पे? नहीं, आप ऐसे बैठ की जानकारी ले नहीं पाएंगे मेरी, है ना? आपकी औकात नहीं जानकारी लेने की। आप जा सकते हैं, आप जा सकते हो यार। आप ऐसा बैठे हो जैसे कि आप मेरा इंटरव्यू या वाइवा लेने के लिए बैठे हुए हो। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियस है यार, बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, बहुत। ठीक है चलिए। इन पंचिंग क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन डाई। अब यहां पे इस बात का क्या मतलब हुआ कि क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन डाई? देख, बोलने का मतलब यह हुआ कि पंच करना है, तो पंच का ऑब्जेक्टिव क्या है? पंच का ऑब्जेक्टिव क्या है? पंच का ऑब्जेक्टिव है शीट में होल करना, राइट? अब शीट में होल करना है, मान लो कि मेरे को 10 सेंटीमीटर डायमीटर का होल करना है, या 10 mm डायमीटर अपन कर लेते हैं। 10 mm डायमीटर का अपने को होल करना है एक शीट में। क्लियर? अब यहां पे आपने करना क्या पड़ेगा? क्या बोल रहा है कि पंचिंग क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन द डाई, क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन द डाई। अब आपको अब साइज फाइंड आउट करना है पंच का और डाई का। यहां पे आपने डायमीटर आपको दिया है कि इतने डायमीटर का मेरे को शीट में होल करना है। तो अब मेरे को शीट के लिए मेरे को डाया ऑफ पंच फाइंड आउट करना है और मेरे को फाइंड आउट करना है डाया ऑफ डाई। आपको क्लियरेंस दिया हुआ है सी, करेक्ट? ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू पंच अ होल ऑफ 10 mm इन अ शीट। 10 mm का होल आपको करना है, तो इसके लिए अब आपको फाइंड आउट करना है डायमीटर ऑफ पंच एंड डायमीटर ऑफ डाई। क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन द डाई, यानी कि पंच का साइज कितना होगा? पंच का साइज जो है वो होगा 10 mm, करेक्ट है? डाई का साइज क्या होगा? 10 प्लस 10 प्लस 2c, सी नहीं भैया, 2c, 2c, 10 प्लस 2c। इज दैट क्लियर? एक सेंटेंस याद करो, पंचिंग क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन डाई, पंचिंग क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन डाई, राइट? चलिए, अब लेट मी टॉक अबाउट द ब्लैंकिंग ऑपरेशन। इन ब्लैंकिंग देखो, पंचिंग का उल्टा होगा ब्लैंकिंग में। पंचिंग में आपने क्लियरेंस कहां दिया था? हाँ, तो इन ब्लैंकिंग एक याद रखोगे, दूसरा अपने आप याद आएगा। इन ब्लैंकिंग क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन पंच। क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन पंच, राइट? चलो, यानी कि अगर मान लो मेरे को एक 10 mm का डिस्क रिमूव करना है एक शीट से, राइट? तो क्या साइज होगा पंच का, क्या साइज होगा पंच का, और क्या साइज होगा डाई का? हाँ, क्लियरेंस जो है वो तुमने है वो पंच पे दिया है, यानी कि जो भी आपको चेंज करना है डायमेंशन में वो आप पंच में करोगे। तो पंच का साइज क्या हो जाएगा? देखो, डाई हमेशा पंच से बड़ा रहेगा। तो डाई आप, चूंकि आपने क्लियरेंस पंच पे दिया है, तो पहले आप डाई का डायमीटर लिख लो 10,
करेक्ट है, तो पंच का डायमीटर क्या हो जाएगा 10 माइनस 2c। क्लियर? एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सिंपल सा क्वेश्चन आता है तो ये कभी भी गलत होना चाहिए नहीं, लेकिन यहां पे याद रखना पड़ेगा आपको एक सेंटेंस कम से कम, कि एक सेंटेंस याद कर लो कि पंच में क्लियरेंस प्रोवाइडेड ऑन डाई। पंचिंग कर रहे हैं तो डाई में क्लियरेंस, तो ब्लैंकिंग अपने आप क्लियर हो जाएगा, ब्लैंकिंग में उसका उल्टा हो जाएगा। पंचिंग में अगर डाई में क्लियरेंस दिया है तो ब्लैंकिंग में आप पंच में क्लियरेंस दोगे। इज इट क्लियर? पंच में क्लियरेंस दे रहे हैं, इसका मतलब पंच के साइज को हम वेरी करेंगे, डाई का साइज जो गिवन साइज है उसके बराबर रहेगा। और अगर हम डाई को क्लियरेंस दे रहे हैं तो हम डाई के साइज को चेंज करेंगे, पंच का साइज सेम रहेगा। क्लियर हुआ ये? चलिए, force and power required for punching and blanking एक टी थिकनेस की शीट है, करेक्ट है? इसमें से मेरे को पी पैरीमीटर का एक हिस्सा रिमूव करना है, राइट? ये जो मटेरियल है इसका शियर स्ट्रेस टाउ है, इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा सी है और इसका टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी है। क्लियर? सवाल यह है कि ये शीट को होल्ड करने के लिए हमें कितना फोर्स ऑफर करना पड़ेगा। जल्दी बताओ यार। टाउ इंटू पाई आर कहां से आ गया भाई? पाई आर कहां से है? 2 पाई आर कहां से है? पेरीमीटर पी दिया हुआ है आपको। देखो, सबसे पहले ये आप ये समझो कि इस पे स्ट्रेस आएगा कौन सा, वो तो क्लियर है कि इसमें शियर स्ट्रेस आएगा। क्यों आएगा शियर स्ट्रेस? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो सेम नहीं है। जो आप अप्लाइड फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि रिएक्शन जो है वो यहां से मिल रही है मेरे को, राइट? तो रिएक्शन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स आर नॉट सेम, तो इसका मतलब हुआ कि शीट विल बी सब्जेक्टेड टू द शियर स्ट्रेस। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? क्या कैलकुलेट करना है आपको? फोर्स कैलकुलेट करना है। और आ रहा है इसमें शियर स्ट्रेस, तो ये हो गया शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। एरिया हम कौन सा लेंगे? देखो, जब हम शियर स्ट्रेस की बात करते हैं
तो हम वो एरिया लेते हैं जो कि अप्लाइड फोर्स के पैरेलल हो। तो अप्लाइड फोर्स के पैरेलल मेरे को क्या एरिया मिलेगा? पेरीमीटर इनटू द थिकनेस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहाँ पे जो अपने को शियर स्ट्रेस जब भी आएगा, हमको वो एरिया लेना है जो एरिया अप्लाइड फोर्स के पैरेलल होगा। तो अप्लाइड फोर्स के पैरेलल जो एरिया मेरे को मिल रहा है वो मेरे को मिल रहा है पेरीमीटर ऑफ द होल मल्टीप्लाइड बाय इट्स थिकनेस। इज दैट क्लियर? तो यहां पे जो फोर्स मेरे को लगाना पड़ा दैट इज टाउ इंटू पी इंटू थिकनेस। इज दैट क्लियर? अब दोस्तों यहां पे हमें कितनी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी वो कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स आप निकाल चुके हो। हाँ भाई, और क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? चलो, फोर्स आपने कितना अप्लाई किया? टाउ इंटू पी इंटू टी। क्लियर? यस नो? और डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? ओके, चलिए बताता हूँ। ठीक है, टी आपने बोला सही गैस है, लेकिन टी नहीं होता, दैट इज के टी होता है। अब के क्या होता है मैं बताता हूँ। के इज परसेंटेज ऑफ पेनिट्रेशन या फ्रैक्शन ऑफ पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड। फ्रैक्शन ऑफ पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड। फ्रैक्शन ऑफ पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड। अब बच्चों इस बात को समझो। देखो, आपने मेरे को क्या बोला कि जो फोर्स लगेगा, जो एनर्जी लगेगी वो एफ इंटू टी होगी। एनर्जी मेरे को क्यों अप्लाई करनी पड़ रही है? क्योंकि जब मैं इस पंच को मूव करना जा रहा हूं तो ये बॉडी जो है वो उसके मोशन को रजिस्ट कर रही है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमको एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। अब दोस्तों क्या हुआ कि जब आप इस पंच को, मान लो इसकी थिकनेस टी है और पेनिट्रेशन आपको दिया हुआ है से 0.2, सपोज मान लो थिकनेस 10 सेंटीमीटर है और पेनिट्रेशन आपको दिया हुआ है, के आपको दिया है 0.2। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरे को रेजिस्टेंस मिलेगा वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर तक ही मिलेगा। आई बात समझ में? देखो, जब पंच आपने 2 सेंटीमीटर मूव कर लिया अंदर, है ना, तो भैया आपकी जो शीट है वो ऑलरेडी फेल हो गई है, और चूंकि वो फेल हो गई है तो इसका मतलब अब वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर पाएगी, तो पूरे टी ट्रेवल पे मेरे को रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। रेजिस्टेंस जो मेरे को मिलेगा वो सिर्फ के इंटू टी टाइम्स तक ही मिलेगा। क्लियर हुआ ये बात? बात समझ में आई कि नहीं? फोर्स अप्लाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये शीट जो है वो अपने डिस्प्लेसमेंट, अपने डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर रही है, लेकिन वो तब तक ही कर पाएगी जब तक थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो ना जाए। एक बार थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो गया तो अब बॉडी ऑलरेडी फेल हो चुकी है, वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगी। तो पूरे टी ट्रेवल के लिए मेरे को एनर्जी यूज करने की जरूरत नहीं है। एनर्जी जो सिर्फ है वो के टी टाइम्स के लिए ही यूज में आएगी। क्लियर हुआ ये बात? चलिए, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आते हैं, दैट इज shear. Shear is provided on the punch to reduce the force on punch. अब देखो, shear का क्या मतलब होता है? shear का मतलब होता है कि जो हम पंच यूज करेंगे ना, वो एकदम फ्लैट पंच नहीं होगा।
पंच जो हम यूज करेंगे दैट इज नॉट द फ्लैट पंच, इसको हमने थोड़ा सा टेपर बना दिया। बताओ इससे क्या फायदा या क्या नुकसान होगा बेटा? ऐसा इस टाइप से अगर आप बनाते हो तो इसको हम कहते हैं सिंगल शेयर। दिस इज नोन एज सिंगल शेयर। आप पंच को ऐसे भी बना सकते हो, मोस्टली पंच जो होता है वो ऐसा बनता है। मोस्टली पंच जो है वैसा बनता है, इसको हम कहते हैं डबल शेयर। डबल शेयर क्यों देते हैं हम शेयर? मैंने आंसर लिख दिया। इस शेयर देने से फोर्स जो है वो कम लगाना पड़ेगा, एवरेज फोर्स जो मेरे को लगाना पड़ेगा दैट विल बी मिनिमाइज। इसको हम कहेंगे डबल शेयर। ऐसा क्यों होगा? मेरे को ना यार रिलेशन चाहिए, पॉइंट पे क्या हो जाएगा ये सब ना समझ में नहीं आता मेरे को। मेरे को कॉन्सेप्ट चाहिए। देखो चलो हिंट दे देता हूं मैं कि शीट को फेल करने के लिए जो एनर्जी लगने वाली है वो सेम है। जितनी एनर्जी इस शीट को फेल करने के लिए लगेगी वो आप शेयर दो या शेयर ना दो दैट विल रिमेन सेम। तो शेयर देने से फोर्स कैसे कम हो जाएगा? ये आपने एस शेयर दिया है यहाँ पे, है ना बेटा? एस शेयर देने से फोर्स कैसे कम हो जाएगा? हम्म पैरीमीटर कैसे कम हो जाएगा? वो तो होल तो तेरे को दिया हुआ है पी पैरीमीटर का करना है तो। चल इधर देख, मैं हिंट भी दे दिया यार उसके बाद भी। देखो कितनी एनर्जी लगेगी आपको होल करने के लिए? एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पंच वो हम निकाल चुके हैं। दैट वाज एफ इंटू के टी। करेक्ट है, एफ हमने निकाला था। अभी विदाउट शेयर, विदाउट शेयर द वैल्यू ऑफ एफ वाज टाउ इंटू पी इंटू टी, राइट? चलो तो विदाउट शेयर जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड थी दैट वाज टाउ इंटू पी इंटू टी स्क्वायर इंटू के। क्लियर है बेटा? जो बात समझ में आ रही है? अब इतनी ही एनर्जी तब भी लगेगी जब आप शेयर ऑफर करोगे। तो क्या नई रिलेशन आएगी? रिलेशन बताओ मेरे को यार। एफ डैश, एफ डैश जो है वो फोर्स, एफ डैश वो फोर्स है जो कि हम शेयर देने पे हमको लगानी पड़ेगी। करेक्ट है? एफ डैश इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अभी डिस्टेंस ट्रेवल कितना करना पड़ा? टी प्लस एस। ओके, टी नहीं था, के टी था, क्योंकि पूरे टी तक तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करता नहीं है। तो अब जो डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना पड़ रहा है वो कितना हो गया है? वो पहले के टी था, अब वो डिस्टेंस बढ़ गया है। बढ़ के कितना हो गया है? के टी प्लस एस, राइट? सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश? एफ डैश का वैल्यू मेरे को मिला टाउ पी टी स्क्वायर इंटू के डिवाइडेड बाई के टी प्लस एस। क्लियर? अच्छा
बहुत सारी बुक में ये रिलेशन जो है वो थोड़ा गलत दिया है। गलत ये दिया है कि बहुत सारी बुक में आपको मिलेगा कि जो फोर्स लगेगा शेयर देने पे वो है टाउ पी टी स्क्वायर के डिवाइडेड बाई एस। ये रिलेशन आपको तब मिलेगी जब एस इज ग्रेटर ग्रेटर एज कंपेयर टू के टी, बट दिस रिलेशन इज नॉट करेक्ट। देखो इस रिलेशन के हिसाब से क्या होगा, अगर मैंने शेयर नहीं दिया तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, इन्फिनिटी फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन मेरे को पता है कि अगर मैं शेयर नहीं देता हूं तो कितनी फोर्स मेरे को लगानी पड़ती है, टाउ पी इंटू टी इंटू के, सॉरी टाउ पी इंटू टी। तो एक्चुअल रिलेशन जो है वो आपकी ये है। जब आप शेयर देते हो तो आपको फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो वो कम कर रहे हो या एनर्जी को कम कर रहे हो, होल्ड करने की एनर्जी को आप कम कर दे रहे हो शेयर ऑफर करके, या जो फोर्स आप लगा रहे थे उसको कम कर रहे हो। जो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा वो आपने रिड्यूस किया। इज दैट क्लियर, बाय ऑफरिंग शेयर। करेक्ट है। और कॉन्सेप्ट क्या है कि जितनी एनर्जी मेरे को बिना शेयर के कंज्यूम करनी पड़ेगी उतनी ही शेयर देने के बाद भी करनी पड़ेगी। राइट। चलिए, कोई फर्क नहीं, डिजाइन का फर्क है, और मतलब उसमें जो फर्क है वो फेलियर का फर्क है। जो लाइफ है उसमें डिफरेंस आएगा, कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नॉर्मली डबल शेयर ही ऑफर किया जाता है। इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन पंच में। राइट डाउन, a metal disc of 20 diameter diameter is to be punched from a sheet of 2 thickness. The punch and die clearance is 3%. The required punch diameter is अच्छा सुनिए, यहाँ पे एक चीज इसको नोट कर लीजिए कि क्लियरेंस यहाँ पे 3% लिखा हुआ है। काहे का 3%? 3% ऑफ वॉट, ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, गेट का ही क्वेश्चन है ना। नहीं, क्या डाई का, डाई के डायमीटर का होगा। नहीं, इसको नोट कर लो। क्लियरेंस इज गिवन एज परसेंटेज ऑफ शीट थिकनेस। जो क्लियरेंस हम देते हैं वो शीट थिकनेस के अकॉर्डिंगली देते हैं। 3% ऑफ यहाँ पे लिखा है, तो 3% ऑफ व्हाट, 3% ऑफ शीट थिकनेस। राइट। चलिए,
Write down in shear cutting operation. In shear cutting operation, a sheet of 5 mm thickness is cut along a length of 200 mm. The cutting blade is 400 mm long and zero shear is provided on the edge. The ultimate shear strength of the sheet is 100 MPa and penetration to thickness ratio is 0.2. Determine the work done in joule and if S equal to 20 mm. पहले बोल रहा है कि कोई शेयर हमने ऑफर नहीं किया है, फिर बोल रहा है कि जब S अगर 20 mm होगा, if S equal to 20 mm, determine S equal to 20 mm, determine the average force required for cutting. Average force required for cutting. So let's try to solve it. Question number 1. चलो क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें, सबसे पहले ये बताओ कि ये ऑपरेशन कैसे मालूम चला ब्लैंकिंग है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो मेरे को दिया हुआ है. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है कि अ मेटल डिस्क ऑफ 20 mm डायमीटर इज टू बी पंच्ड. करेक्ट है. तो इसका मतलब ये हुआ ब्लैंकिंग ऑपरेशन. पंचिंग में हम कहाँ क्लियरेंस देते हैं? डाई में. तो ब्लैंकिंग में हम कहाँ क्लियरेंस देंगे? पंच में. करेक्ट है. तो डाई का डायमीटर क्या होगा? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द डाई? डाई का डायमीटर 20 mm होगा. करेक्ट है. और पंच हमेशा डाई से छोटा होता है, तो पंच का डायमीटर हो जाएगा डायमीटर ऑफ डाई यानी कि 20 माइनस 2c. क्या आंसर आया? 19.88. अच्छा, इस चीज को याद रखिएगा कि कई बार क्वेश्चन में से देता है कि 3% क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो 3% किसका है. तो 3% जो है वो शीट थिकनेस का होता है. क्लियर? चलिए जी, ये सवाल का जवाब दीजिए. समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? कोशिश करो. कोशिश किए तो क्या समझ में आया? क्या 400-200 में? पढ़ना क्वेश्चन को.
In shear cutting operation, a sheet of 5 mm thickness is cut along a length of 200. यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे मैं कुछ निकाल नहीं रहा हूं, मैं इस शीट को दबा नहीं रहा हूं, काट रहा हूं बीच से. इज इट क्लियर? यहाँ पे बीच में मैं कोई होल नहीं कर रहा, मेरे पास ये शीट है, मेरे को इस शीट को कट करना है 2 हिस्सों में. इज दैट क्लियर? ये शीट की लेंथ मेरे को दी हुई है, कितनी दी है शीट की लेंथ? शीट की लेंथ जो मेरे को दी हुई है 200 mm दी हुई है. क्लियर? चलिए बच्चों अब देखते हैं. अब सबसे पहले बोल रहा है कि मेरे को कितनी एनर्जी खर्च होगी वो निकालनी है. तो एनर्जी खर्च मैं कैसे निकालूंगा? फोर्स कितना लगेगा वो मैं निकाल लूंगा. फोर्स क्या हो जाएगा? P इंटू टी इंटू टाउ. करेक्ट है? व्हाट इज P? 2. P की वैल्यू बोलो क्या होगा? हाँ, P का पेरीमीटर मेरे को दिया भाई, मेरे को क्या करना है यहाँ पे, इसको कट करना है ना, तो पेरीमीटर लेंथ होती है, तो कितना है? 200 मीटर ही तो है ना. यहाँ पे मैं कोई होल नहीं कर रहा हूँ. क्लियर हुआ बात? यहाँ पे मैं इसको कट कर रहा हूँ, तो पेरीमीटर मेरे को मिल गया, पेरीमीटर मेरे को मिल गया 200 mm, यानी कि 0.2 मीटर. टाउ मेरे को क्वेश्चन में दिया होगा, कितना दिया है? हाँ, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर. mm में कर लो तो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया. करेक्ट है? P मिल गया मेरे को. T मेरे को कितना दिया है? मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, फिर यहाँ पे mm पे सॉल्व कर लो आप. हाँ, T कितना है? 5 mm. करेक्ट है? तो F हमको मिल गया 200 इंटू 100 इंटू 5. राइट? तो ये आपका हो गया 10 टू द पावर 100 किलो न्यूटन आ गया आंसर. राइट बच्चों? 100 किलो न्यूटन का मेरे को फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो एनर्जी कितनी लगानी पड़ेगी? 100 इंटू के टी. 100 इंटू 10 टू द पावर 3 कर लो, जूल में निकालना है इसलिए, तो 10 टू द पावर 3. तो कितना हो गया ये? 100 इंटू के कितना दिया हुआ है? 0.2. हाँ वही 0.2 है ना, 0.2. थिकनेस इज 5 इंटू 10 टू द पावर 3, नहीं बेटा -3 होगा ना, mm को मीटर में कन्वर्ट करोगे ना. 5 mm दिया हुआ है तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो कितना हुआ? 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 10 टू द पावर 3 से कैंसिल आउट हो गया. 0.1 दैट इज 10 जूल. राइट? अब इतनी ही एनर्जी मेरे को लगानी पड़ेगी जब मैं शेयर दूंगा तब भी. करेक्ट है? तो अब शेयर पे कितना फोर्स लगेगा वो मेरे को निकालना है. इधर देखो, चलो 10 इक्वल्स टू एफ डैश इंटू डिस्टेंस ट्रेवल. कितना हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड? एस प्लस के टी. हंड्रेड आ रहा है. 100 इंटू नहीं तो ये पॉइंट, अच्छा हाँ 100 ही आएगा. सॉरी 100 जूल होगा. करेक्ट है, हाँ ठीक है, 100 जूल आएगा. अब 100 इक्वल्स टू मेरे को मिल गया एफ डैश इंटू एस. अच्छा अब बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? पहले कंडीशन का नहीं है, मेरे को जब शेयर देने के बाद निकालना है ना भैया. जब शेयर, हाँ कितना है? एस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मैंने लिखवाई थी कितनी? 20 लिखाई थी. तो यहां पे एस 20 नहीं है.
यहाँ पे बच्चे S20 नहीं है। कैसे? क्वेश्चन में तो सर 20 दिया है, फिर आप बोल रहे हो S20 नहीं है। अब इधर देखो, हाँ नहीं इधर देखो, क्यों नहीं है 20? काट रहे तो उससे क्या हो गया? अरे यार, ये देख, तेरा जो पंच है उसका लेंथ तेरे को दिया हुआ है 400 मीटर, 400 mm, ठीक है, और 400 mm में तेरे को जो शेयर दिया है वो दिया है 20 mm का, करेक्ट है। लेकिन भैया जो आपकी शीट है उसकी लेंथ तो 200 mm ही है ना। क्लियर? तो 200 mm में कितना शेयर मिलेगा मेरे को? अगर शीट की लेंथ 400 या उससे ज़्यादा होती तो मेरे को शेयर मिलता 200 mm का, सॉरी 20 mm का। लेकिन यहाँ तो शीट मेरी 200 mm की ही है, तो शेयर अगर 400 mm होता तो 20 होता, तो 200 mm होगा तो कितना होगा? दैट इज 10। सो दिट इज नॉट 20, इट इज 10, राइट। चलिए तो निकालिए क्या है, 10। थिकनेस कितना दिया था? 5 ना, 0.2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ राइट। तो एफ डैश कितना हो जाएगा आपका? 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 11। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो यार? 9 909 किलो न्यूटन। इज इट करेक्ट? 90 किलो न्यूटन आ रहा है, नहीं 100 है ना, 9.09 आ रहा है। 10⁻³ हो गया जरा, किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, 100 डिवाइड बाई 11 आया, तो 9.90 ही आएगा, 09 है जो। चलो, द नेक्स्ट प्रोसेस इज डीप ड्राइंग। डीप ड्राइंग डीप ड्राइंग क्या प्रोसेस होती है बच्चों? डीप ड्राइंग से हम क्या बनाते हैं, कब बनाते हैं? हाँ चलो ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं अपन। तो क्या चाहिए मेरे को चाहिए एक ब्लैंक, राइट। इस ब्लैंक को मैंने प्लेस किया अबव अ डाई, राइट। देखो ये ऑपरेशन भी पंचिंग ऑपरेशन जैसा ही है, लेकिन इसमें हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो डक्टाइल है। तो यहाँ पे जब मैं पंच से फोर्स ऑफर करूंगा तो मेरा मटेरियल जो है वो फ्रैक्चर नहीं होगा, वो फ्रैक्चर नहीं होगा, वो क्या होगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा, वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा। तो डिफॉर्म होने के बाद वो क्या शेप ऑक्यूपाई कर लेगा? वो इस प्रकार का एक शेप ऑक्यूपाई करेगा। दोस्तों अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि मेरे को एक कप बनाना है, मेरे को एक कप बनाना है जिसकी हाइट मेरे को दी हुई है h, राइट, और इसका डायमीटर मेरे को दिया हुआ है स्मॉल d, करेक्ट। तो h हाइट और d डायमीटर का अगर मेरे को कप बनाना है
तो उसके लिए ये जो मैं ब्लैंक यूज कर रहा हूं, ब्लैंक मतलब रॉ मटेरियल, उसका डायमीटर क्या होना चाहिए, उसका डायमीटर क्या होना चाहिए। क्या होगा, कितना ज्यादा होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो थिकनेस को तुम निगलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे थिकनेस ऑफ द शीट इज निग्लिजिबल। अरे यार, ये डिफॉर्म होने के बाद तेरे को जो सरफेस मिल रही है, डिफॉर्म होने के बाद तुमको जो सरफेस मिल रही है, उसका एरिया तुमको कितना मिल रहा है, इसका एरिया तुमको डिफॉर्मेशन के बाद जो तुमको कप का एरिया मिल रहा है, वो कप का एरिया कितना मिल रहा है, क्या। हाँ, तो वो मिलेगा π/4 d² प्लस πdh। π/4 d² बेस का एरिया हो गया, थिकनेस को भी अपन निगलेक्ट कर रहे हैं। π/4 d² प्लस πdh, करेक्ट है। ये क्या मिला, क्या मिला मेरे को, ये मेरे को मिला कप का एरिया। ये एरिया आया कहां से, ये एरिया आया कहां से, ब्लैंक से। तो ब्लैंक का मिनिमम डायमीटर क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए कम से कम। तो मिनिमम डायमीटर ऑफ ब्लैंक क्या हो जाएगा, π/4 d मीन स्क्वायर, करेक्ट है। तो मिनिमम डायमीटर ऑफ द ब्लैंक इज इक्वल्स टू d² प्लस 4dh रूट ओवर। इज दैट क्लियर। चलिए, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। निकल गया, कितना है, 28 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर क्या था, 21। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। सबका बन गया बेटा, ये कितना है, 28 पॉइंट हो गया सबका, निकाला तुमने। हाँ, तैयारी करके आओगे, किसी का तैयारी करके आओगे। हाँ, अभी तो बेटा मैं आपके सामने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हूँ कॉन्सेप्ट को, जो तैयारी करने की जरूरत थोड़ी नहीं, तो क्लास में बैठे बैठे आपको सॉल्व करना है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। दैट इज, नहीं बेटा, कैसे कर रहा हूँ, ये देखो ना इधर तो हमने सॉल्व किया हुआ है, कितना चाहिए, डी मीन इज इक्वल टू रूट ओवर d² इंटू 4dh। सारी चीज़ें तो आपको क्वेश्चन में दी हुई है ना, इसमें खाली फॉर्मूले में तो पुट करना है वैल्यू को।